अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई कैन ओपन माई स्लाइड्स, ठीक है, और फिर वी कैन रिव्यू वट एवर यू वांट। तो मुझसे पूछते जाओ कि तुम लोगों को क्या स्पेसिफिक इश्यूज हैं, वी कैन गो टू दैट पार्ट एंड वी कैन रिवाइज, ठीक है। तो पूछो, फॉर लेट्स स्टार्ट, whoever has a question can just start and we can discuss that, वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। सर वेल्डिंग के सिंबल्स में इशू हो रहा था। क्या वेल्डिंग के सिंबल्स? तो देखो हमने कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, ठीक है, और आपको जो ओवरऑल सिंबल्स हैं उससे रिलेटेड हमने जो ये भी दिखा दिया है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि अगर मैं कोई वेल्डिंग सिंबल जैसे मैंने आपको दिया था तो आपको उसको इस वाले पूरे जो स्कीमेटिक ऐसे कंपेयर करके देखना है कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक उसमें यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, एक जो केस था क्विज 2 के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे देयर वाज अ नंबर रिटन, जहाँ जिस सेंटर में ना आपका जो सिंबल है उसके ऊपर सेंटर में दो चीज लिखी जा सकती है, या तो वो ग्रूव एंगल लिखा होगा या फिर वो ओपनिंग लिखी। अगर एंगल नहीं दिया हुआ ना, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग 60 डिग्री, सो इट्स नॉट एन एंगल, अगर उसके अलावा कोई चीज लिखी हुई है तो दैट इज एन ओपनिंग, ठीक है। फिनिशिंग सिंबल जो होते हैं दीज आर अल्फाबेट्स, तो फिनिशिंग सिंबल्स पे तो हमने बात ही नहीं की, तो यहाँ पे फिनिशिंग सिंबल नहीं लिखा हुआ हो सकता। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो दैट इज अ रूट ओपनिंग, अगर कोई एंगल लिखा हुआ है तो दैट इज अ ग्रूव एंगल, ठीक है। बाकी शुरू में साइज होता है विच यू ऑलरेडी नो, ठीक है। साइज क्या चीज़ है, साइज के बाद सिंबल आ जाता है, और फिर उसके बाद लेंथ और पिच। ये एक एग्जांपल जो हमने असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, तो होपफुली यू गाइज नो अबाउट दिस। और कोई स्पेसिफिक चीज जिसमें मसला हो रहा हो, या फिर दिस वाज अ जनरल क्वेश्चन, तो मतलब स्पेसिफिक चीज हो तो पूछ के उस पर बात कर ले। कुछ सर चीज वो स्ट्रेसेस, क्या स्ट्रेसेस में क्या सर ये जो स्ट्रेसेस मालूम करते हैं ना, ये प्राइमरी शेयर स्ट्रेस गिवन होता है, सही है हमें, मतलब कि इन टर्म ऑफ एफ गिवन होता है, नहीं तो हमें वो हमें निकालना पड़ता है ना। हम अगर कोई एक दो क्वेश्चन में इन टर्म ऑफ एफ गिवन, अगर इन टर्म ऑफ एफ आ रहा है ये, और हमें टाउ निकालना है, तो टाउ कैसे निकालेगी समझ नहीं आता सर हमेशा। नहीं तो टाउ तो क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रेसेस होंगे इनको आपको ऐड करना पड़ेगा ना, वेक्टर एडिशन करनी होती है ना। लेट मी जस्ट गो टू एग्जांपल में चला जाता हूँ जिसमें हमने किया था ये वाला काम। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है। अच्छा, टॉर्जन में जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर होते हैं दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। बेंडिंग के अंदर वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो बेंडिंग के केस में तो बहुत आसान है। तो टॉ प्राइम और टॉ डबल प्राइम जो है, यानी टॉ प्राइमरी और टॉ सेकेंडरी जो है, उनको आप पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करा सकते हैं, ठीक है, बेंडिंग वाले केस में। बट टॉर्जन वाले केस के अंदर आपको वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। तो टॉर्जन वाले केस के अंदर आपका एक स्ट्रेस जो होगा, ठीक है, दूसरे वाले के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे आपको उसकी डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हमने यही किया था कि हमारे पास क्योंकि फोर्स की एक सर्टेन डायरेक्शन हमें पता थी, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसके अंदर प्राइमरी शेयर होता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन के अंदर प्राइमरी शेयर होता है, प्राइमरी शेयर आ गया, और जो सेकेंडरी शेयर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो आपका जो सेंट्रॉइड बन रहा है, सेंट्रॉइड से अगर आप रेडियस ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट का, तो उस लाइन जो रेडियस बन रहा है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी, इस लाइन के अलाउ सेकेंडरी शेयर होगा, और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, जो मोमेंट की डायरेक्शन रोटेशन, जो मोमेंट जिस सेंस में आ रहा है ना, आपका सेकेंडरी शेयर भी उसी सेंस में आ रहा है। तो इधर हमारे पास अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की सेंस बन रही थी, तो सेकेंडरी शेयर जहां पे भी आ रहा है, तो ये डबल प्राइम वाला सेकेंडरी शेयर है, जहां पे भी सेकेंडरी शेयर आ रहा है उसकी एंटी क्लॉकवाइज की सेंस ही बन रही है। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज ओके अबाउट, तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हाँ जी, और प्राइमरी स्ट्रेस किसके डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा, फोर्स का जो रिएक्शन है ना उसकी डायरेक्शन में होता है। तो अगर अप्लाइड फोर्स आपकी राइट है, तो आपका जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो सेम केस हम बेंडिंग में भी रिवाइज देख लेते हैं। बेंडिंग में जैसे अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो जो शेयर का रिएक्शन, शेयर फोर्स का रिएक्शन है वो अपवर्ड है, तो आपको जो प्राइमरी शेयर है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस केस में जो इस केस में बेंडिंग के केस में मसला नहीं है। बेंडिंग के केस में जो क्योंकि आपका जो बेंडिंग हो रही होती है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका बीम के अंदर होता है वही डायरेक्शन आपके सेकेंडरी शेयर की वेल्डिंग के अंदर भी होती है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इस केस में तो निकालना बहुत ही आसान है।
बेंडिंग, अगर आपको बेंडिंग का केस मिल जाता है देन यू जस्ट सिंपली नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये फंक्शन ऑफ एफ भी है तो एफ कॉमन होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट बाहर आ जाता है मगर हाँ अगर हमें ये से टाउ है, टाउ इज इक्वल टू है ना, टाउ कैसे मालूम करेगी? टाउ समझ नहीं आता मुझे। नहीं करते ना ये नहीं, हाँ देखो देखो देखो, अगर तो ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैं सवाल ये बोल देता हूँ कि मेरे पास टाओ जैसे एक उसमें टाओ गिवन था जैसे क्विज के अंदर कि टाओ मैक्सिमम जो टाओ है इज लेट्स से आई थिंक 2.1 एफ था या ऐसे कुछ था, क्विज के अंदर गिवन था, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है? मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास इलेक्ट्रोड के लिए जो है उसका हमारे पास टेबल गिवन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सही अब सही अब हर कंडीशन में देयर इज अ डिफरेंट मैक्सिमम। तो अगर बेंडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम हमेशा 0.3 टाइम्स SUT होता है इन द इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर बेस मटेरियल में देखेंगे तो शियर का मैक्सिमम जो है 0.4 SY होता है, सही। अगर आपके पास देखो, अगर मैंने ये बोला था ना कि आपके इलेक्ट्रोड के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना है टाउ इक्वल्स टू 2.1 F, तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रोड को ही चेक करना है, सही है। सही लेकिन एक सवाल हमने सही। किया था जो हमने एक सवाल आखिर में हमने एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम किया था, इसके अंदर हमने टाउ एज अ फंक्शन ऑफ एफ खुद निकाला था, दिस वी फाउंड आउट अवरसेल्व्स। फिर ये बुक में भी, बुक के जो सॉल्यूशन मैंने उसमें भी ये अप्रोच ली हुई थी कि सिंस जो आपका बेस मटेरियल होगा उसका जो जो एरिया है ना जो स्ट्रेस को बेयर कर रहा है दैट इज एक्चुअली लार्जर, क्योंकि हमारे पास इफ आई जस्ट ड्रॉ समथिंग हियर, मुझे अपना एक मिनट टैबलेट उठा लेंगे तो हमारे पास अगर इस तरह का अगर वेल्ड बन रहा है, इफ आई हैव अ वेल्ड लाइक दिस, तो मेरा थ्रोट एरिया तो यहाँ वाला होता है ना, दिस इज माय थ्रोट एरिया, ठीक है ना। ये मेरा थ्रोट बन रहा है और इसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो एरिया आएगा दिस इज गोइंग टू बी माय थ्रोट एरिया। लेकिन मेरे जो बेस मटेरियल्स में या फिर जो पार्ट साथ में जोड़ा उसका जो एरिया है इट इज दिस द एंटायर एरिया, जो कि फ्लैट वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया होता है, दिस इज लार्जर देन द थ्रोट एरिया। तो एक सिंपल अप्रोच ये एंड यू कैन यूज दिस थिंग कि अगर आपके पास आपने, क्योंकि इसके लिए टाउ एज अ फंक्शन ऑफ एफ निकालना इज नॉट दैट इजी बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री हो रही है, क्योंकि एक क्योंकि जो सपोर्ट है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बीम को देखूंगा, बीम की सपोर्ट फिक्स नहीं, बीम की सपोर्ट वेल्ड है और वेल्ड खुद बेंड हो रहा है, तो इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो उसके लिए सिंपल अप्रोच ये की हुई है एंड यू कैन यूज दिस के व्हेन यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन कि आपने टॉ एज अ फंक्शन ऑफ एफ निकाला है, खुद से निकाला है, अब मैंने आपको बोला नहीं है कि इसमें इतना इसमें इतना, इसमें आपने निकाला वेल्ड के अंदर टॉ एज अ फंक्शन ऑफ एफ, और हमें पता है कि क्योंकि थ्रोट एरिया से बड़ा होगा स्ट्रेस एरिया फॉर द बेस मटेरियल एंड द अटैचमेंट, तो अगर मैं थ्रोट एरिया से ही निकाल लूंगा तो मेरी ओवर प्रिडिक्शन होगी स्ट्रेस की, यानी कि मैं कंजर्वेटिव गेस ले रहा हूँ, यानी मैं स्ट्रेस ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इन आवर पार्ट्स। तो इट इज सेफ कि हम सेम एक्सप्रेशन जो मैंने ये वाली एक्सप्रेशन जो निकाली है, दिस एक्सप्रेशन हियर, जो मैंने ये एक्सप्रेशन निकाली है फॉर शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड, अगर मैं सेम एक्सप्रेशन को यूज कर लूं फॉर द बेस मटेरियल एंड द अटैचमेंट एज वेल, तो ये काम आप कर सकते हैं। व्हेन इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द बेस मटेरियल, कुछ केसेस में बहुत आसान होता है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसमें तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, बट इस केस में इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट बेस मटेरियल में शेयर स्ट्रेस कितना होगा, बिकॉज ये अटैचमेंट इटसेल्फ इज बेंडिंग, ठीक है, तो उसमें मसला है। एनीवेज, तो यू कैन सिंपली यूज द सेम टॉ एज अ फंक्शन ऑफ एफ। तो एसेंशियली आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई व्हिच इज ओके, या तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई टॉ एज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एफ। अब ये सेम एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑल मटेरियल्स। हम ये कह रहे हैं, हम ये कि सेम चीज को हम यूज करेंगे फॉर ऑल द डिफरेंट मटेरियल्स। तो अब हमारे पास एक वेल्ड है, अगर हम अपने टेबल पे वापस आते हैं तो हमारे टेबल में ये नजर आ रहा है, लेट मी गो टू द टेबल क्विकली, किधर गया, अच्छा पीछे, तो अगर मैं वेल्ड की बात करता हूँ तो शेयर स्ट्रेस की जो अलाउबल वैल्यू है वो ये वाली है।
अगर मैं बेस मटेरियल की बात करता हूँ और अटैचमेंट की बात करता हूँ तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। अब जब मैं वेल्ड की बात करूंगा तो मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किस मटेरियल की लूंगा? मैं वेल्ड मटेरियल की लूंगा। जब मैं बेस प्लेट की बात करूंगा तो उसके लिए मैं सिग्मा वाई किस मटेरियल का लूंगा? बेस मटेरियल का लूंगा। जब मैं अटैचमेंट की शियर स्ट्रेस की बात मैक्सिमम की बात करूंगा तो मैं सिग्मा वाई किस मटेरियल का लूंगा? अटैचमेंट का लूंगा। तो जिस पार्ट की बात कर रहे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है बस। लेकिन वेल्ड के लिए ओवरऑल फंक्शन 0.3 SUT यूज करना है और बेस मटेरियल के लिए अटैचमेंट के लिए जो फंक्शन है 0.4 SY यूज करना है। तो आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यूज निकल आएंगी। हमने ये कहा था कि हमारे पास टाउ सेम निकल के आ रहा है। टाउ हमने कहा हमने टाउ की एक्सप्रेशन सेम ले ली, बट हमारे पास 3 डिफरेंट टाउ अलाउबल निकल के आ रहे हैं। एक टाउ अलाउबल निकल के आ रहा है वेल्ड का, एक टाउ अलाउबल निकल के आ रहा है बेस मटेरियल का, एक टाउ अलाउबल निकल के आ रहा है अटैचमेंट का। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे छोटा वाला होगा ना वो फोर्स को कंट्रोल कराएगा, बिकॉज जो छोटा वाला होगा अगर हम उससे फोर्स निकालेंगे तो बाकियों में ऑटोमेटिकली वो टाउ अलाउबल से कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से कि मेरे पास एक टाउ अलाउबल 10 आ रहा था, दूसरा 15 आ रहा था, तीसरा 20 आ रहा था, तो मैं 20 से फोर्स निकालूंगा तो फोर्स विल बी लार्जर, और मैं वो फोर्स जब बाकी दोनों में अप्लाई करूंगा तो वो टाउ अलाउबल एक्सीड कर जाएगा। तो हम करते हैं क्या, जो सबसे छोटा वाला टाउ अलाउबल होता है उस तीनों यानी बेस में से, लेट्स से कि दिस इज फॉर द बेस, दिस इज फॉर द अटैचमेंट एंड दिस इज फॉर द वेल्ड, तो मैं जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसको यूज करके एक्सप्रेशन मैंने अज्यूम कर लिया कि तीनों में सेम है, तो मैं सेम एक्सप्रेशन यूज करूंगा विद द स्मॉलेस्ट टाउ अलाउबल और उससे मैं अपने फोर्स को प्रेडिक्ट कर दूं। समझ में आया? सर अगर अटैचमेंट के लिए हमें 0.4 और उसका जो एस्पा है सही है वो लेके अटैचमेंट के लिए सही है, हाँ, बाकी जो हमें सबसे बड़ा वाला है उससे हमने फोर्स निकालनी है, ये सबसे बोल छोटे वाले से बेटा, अगर आप सबसे छोटा वाला सही है। सबसे छोटे वाले से, क्योंकि जो सबसे कम स्ट्रेस है उससे सबसे कम फोर्स प्रेडिक्ट होगी ना। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास टाउ निकल के आ रहा है 2F। ठीक है, सही। एक मेरे पास टाउ आया 10, मैं से दो वैल्यूज ले लेता हूँ, तो अगर मैं 10 से फोर्स निकालूंगा तो फोर्स कम्स आउट टू बी 5। Yes. और फिर सेम फोर्स के लिए अगर मैं टॉप रेटेड करूंगा दूसरे केस में तो 2 टाइम्स F is 10 which is less than 20। You get the fact? तो हमारे पास हमने 10 वाले से ये फोर्स प्रेडिक्ट की और 20 वाले में जो स्ट्रेस है वो दूसरे से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है वी आर सेफ। अगर लेकिन मैं 20 वाले से फोर्स प्रेडिक्ट करूंगा तो जिसमें ऑलरेडी अलाउबल कम था उसमें टाउ अलाउबल से बढ़ जाएगा, टाउ की जो एक्चुअल टाउ है वो अलाउबल टाउ से इंक्रीज कर जाएगा, विच इज नॉट ओके। ठीक है, यू गेट दिस पॉइंट? यस यस यस। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में गलतियां थी, लोगों ने प्रॉपर्टीज जो है वो सही मटेरियल की यूज नहीं की थी। दिस वाज अ कॉमन मिस्टेक इन द क्विज एज वेल कि आप लोग प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे थे कि किस वेल्ड मटेरियल की बात हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो टेबल A20 से निकाल ली जिसमें हमने बेस मटेरियल स्टील की प्रॉपर्टीज गिवन है। ऐसा नहीं करना। दो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, 0.3 SUT, 0.4 SY। 0.4 SY यूज होगा बेस और अटैचमेंट के लिए। आपने बेस का अलग कैलकुलेट करना है, अटैचमेंट का अलग कैलकुलेट करना है अगर दोनों के मटेरियल अलग अलग है तो। ठीक है, और दोनों के लिए अपनी अपनी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। जब बेस मटेरियल का मैं अलाउबल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो बेस मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज होगी, जब अटैचमेंट का निकाल रहा हूँ तो अटैचमेंट की प्रॉपर्टीज यूज होगी, और जब मैं वेल्ड का निकाल रहा हूँ वेल्ड का तो फॉर्मूला ही अलग है। सही है। फिर हम एक और केस में देखते हैं कि अगर आपके पास टेंशन का केस हो तो मैं बोलूँ कि मेरे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, अब उनमें जो है वो बट वेल्डिंग हुई हुई है इस तरीके से ग्रूव, ठीक है, वी ग्रूव वेल्डिंग हमने कर दी। हमारे पास दोनों तरफ फोर्स लग रही है और मैंने कहा कि जी फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे, इसमें कितनी होगी। इफ यू हैव अ केस लाइक दिस, तो अब टेंशन का जो केस है, टेंशन के केस में दिस इज द फॉर्मूला दैट यू अप्लाई। तो आपके पास इस मटेरियल में भी F/A बन रहा है, यानी बेस मटेरियल में भी सिग्मा F/A बन रहा है और वेल्ड मटेरियल में भी सिग्मा F/A बन रहा है। यू गेट दिस फैक्ट? ठीक है, दोनों मटेरियल में सिग्मा जो है F/A बन रहा है और A जो है इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। ठीक है, इफ यू गो बैक टू द ओरिजिनल पार्ट जिसमें हम टेंशन की बात कर रहे थे, तो हम जो भी ये वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, वेल्ड के लिए भी ये यूज करते हैं और पार्ट के लिए भी ये यूज करते हैं। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेम चीज बेस मटेरियल के भी निकालनी पड़ेगी और सेम चीज वेल्ड मटेरियल के लिए भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर यानी कि आपके पास सिग्मा अलाउबल आ जाएगा दोनों के लिए, तो इसमें से जो सा छोटा वाला होगा वो फोर्स को कंट्रोल करा लेगा। सही। ठीक है,
अच्छा अम्मार कुछ बेटा पूछ रहे हो, तुमने हैंड रेस किया हुआ। सर मैं पूछ रहा था कि हमने केस किया था जिसमें सिग्मा अलाउबल हमने अलग से निकाला था, और एक केस वो था जिसमें हमने सिग्मा अलाउबल टेबल से यूज करके उससे देखो फिर वैल्यूज निकाला। ओके देखो, ये जो टेबल है ना, इस टेबल में जो ये टाउ अलाउबल की वैल्यू आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हेयर डायरेक्टली। अब देखो लेट्स सी दिस थिंग। तो अगर मैं बात करूं E70 की, E70 का टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 70, ठीक है, और shear स्ट्रेस की अलाउबल वैल्यू होती है 0.3 SUT। तो 70 टाइम्स 0.3 बिकम्स 21। तो अगर आप इस टेबल में आके E70 की वैल्यू चेक करेंगे, टाउ, तो दिस इज टाउ अलाउबल। तो टाउ अलाउबल वेल्ड के लिए यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। दिस टाउ अलाउबल इज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस टू टेबल्स, जो हमारे पास स्ट्रेंथ का टेबल है और जो हमारे पास ये अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यूज का टेबल है। These two tables are combined together to get this thing। तो ये जो टाउ अलाउबल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज एसेंशियली द सेम थिंग, सही। उसको थ्रोट एरिया से मल्टीप्लाई करा के वी हैव कैलकुलेटेड द पर यूनिट फोर्स। तो ये सब कुछ सेम डाटा पे काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो थ्रोट एरिया होता है दैट इज 0.707 H इंटू L, सही। इसको अगर मैं टाउ अलाउबल से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास अलाउबल फोर्स बन जाएगी, ठीक है। अब ये अलाउबल फोर्स को अगर मैं इस L को इधर से डिलीट करा दूं और इस L को मैं इधर डिवाइड करा दूं, तो वट एवर इज लेफ्ट हेयर दिस इज दिस वैल्यू, राइट, दिस वैल्यू। तो ये सब कुछ एक ही डाटा पे काम हो रहा है, सेम काम है। अब कब आप ये टेबल यूज करेंगे, कब आप ये टेबल यूज नहीं करेंगे? अगर मैं आपको बोल दूं कि टाउ एज अ फंक्शन ऑफ एफ आपको दे दूं मैं खुद से, तब आप डायरेक्टली यूज कर लें टाउ अलाउबल की वैल्यू। तो टाउ अलाउबल की वैल्यू यहां से आ सकती है वेल्ड के लिए, दिस वैल्यू राइट हियर इज टाउ अलाउबल, सही। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ वेल्ड के मटेरियल को कंसीडर करते हुए आप मैक्सिमम फोर्स निकाल दें, देन यू कैन यूज दिस थिंग। लेकिन जब भी बेस मटेरियल यूज होना या बाकी चीज यूज होनी है, उसके लिए ये वाला टेबल नहीं यूज हो सकता। ये टेबल सिर्फ तब यूज हो सकता है जब आप खाली वेल्ड मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस के लिए तो 0.40 SY वाला लगता है ना। हाँ एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि बेस के लिए, फिर बेस के लिए और अगर आपने बेस वेल्ड अटैचमेंट सब चीजों को कंसिडर करना है, फिर आपको टाउ की फॉर्म में बात करनी पड़ेगी, फिर आप ये वाला टेबल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था ना, पूरा अभी जो हम बना के पूरा यहाँ पे लिख के डिस्कस कर रहे थे सारा के टाउ इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स एफ होगा, और उसके हमें वो यानी अगर आप वाली पूरा काम आपको करना पड़ेगा। जैसे हमने आखिरी सवाल भी किया हुआ है ना, जो लास्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, अभी हमने देखा भी था, हमने टाउ इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम एफ निकाला था, बेस में और अटैचमेंट में उसको सेम अज्यूम कर लिया था, और फिर उसकी बेस पे फिर हमने सब सॉल्व किया था। अब अगर आपको मैं बोलूं कि एक मिनट उमर, अगर मैं आपको बोलूं कि हम सिर्फ और सिर्फ वेल्ड की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेल्ड, मेरे पास ये वेल्ड मटेरियल है, ये मेरी ज्योमेट्री है, मैक्सिमम फोर्स कितनी अप्लाई कर सकते, देन दिस टेबल इज गुड इनफ, क्योंकि इस टेबल में आप डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड लेट्स से एच पता है, स्टैंडर्ड वेल्ड साइज पता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वेल्ड साइज नहीं पता, देन यू हैव एफ एज अ फंक्शन ऑफ एच डायरेक्टली है, तो इसको निकाल सकते हैं। हमने एक पूरी एक्सरसाइज की हुई है जिसमें हमने, क्योंकि ये टेबल इंचेस में, हमने एक सवाल सॉल्व किया हुआ है जिसमें हमने इस चीज को मीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की पूरी वो स्टेप्स देखे हुए, कि पहले आप एच को इंचेस में कन्वर्ट करके डालेंगे, फिर आपके पास एक एफ की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इन किलो पाउंड्स पर इंच, उसको फिर आप वापस फिर न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वो पूरी एग्जांपल हमने आगे की हुई है, आई विल जस्ट गो फॉरवर्ड एंड शो इट टू यू। दिस वन, तो ये पूरा काम हमने किया हुआ है कि हमने जब मिलीमीटर में काम करना है तो हमें अपनी फोर्स को किलो न्यूटन पर मिलीमीटर या किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना पड़ेगा। तो वो पूरा स्टेप्स जो हमने किए, तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर कि हमें क्या चीज हमने की हुई है, आप ताकि उसको रेफर कर सकें, ठीक है। तो हम ये टेबल जो है, डिजाइन चार्ट जो हमारा, ये हम कब यूज कर सकते हैं? डिजाइन चार्ट हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द वेल्ड मटेरियल। जब बेस मटेरियल और अटैचमेंट का भी जिक्र आ जाएगा, फिर आपको शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में बात करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में बात नहीं कर सकते। सर ये जो लेग इंच में दिया हुआ है,
तो जो हमने असाइनमेंट दिया था उसमें लेग, ये टेबल मतलब मीटर में यूज करना था। तो सर उसकी कन्वर्जन हो सकती है इस टेबल में सर? देखो आपको अगर ये टेबल आपको यूज करना पड़ रहा है मिलीमीटर में या मीटर में, देन यू हैव टू कन्वर्ट। आपको सबसे पहले जो है आपका वो जो है वो तो सेम रहेगा ना, योर वेल्ड मटेरियल विल रिमेन द सेम। तो आप वेल्ड मटेरियल में आओगे, उस वेल्ड मटेरियल का ये जो स्मॉल एफ है ना, इन टर्म्स ऑफ एच ये पिक करोगे, आप नीचे से नहीं पिक कर सकते। डोंट पिक दिस, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर बोलूँ ना 5 mm का आपका एच है, तो 5 mm की डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पे मिलना मुश्किल है, सही? तो इंस्टेड व्हाट यू वुड यूज इज यू वुड पिक व्हाट, लेट्स से मुझे E90XX यूज करना था, तो मैंने E90 वाला जो F है 19.09H ये पिक कर लिया। देन आई वुड गो टू द एग्जांपल जो मैंने अभी आप लोगों को एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम से करके कराया था ना, व्हिच वाज, वेयर इज इट, आ गया, लेट्स गो बैक बैक बैक, 19 नहीं 5, यस। तो इस वाले केस में हमारे पास एग्जैक्टली ये वाली चीज थी कि हमारे पास जो h गिवन था दैट वाज 5 mm। 5 mm की कन्वर्जन नहीं है, तो हमने E70 का स्मॉल f उठा लिया, उसमें 5 mm को इंचेस में कन्वर्ट करके प्लग इन किया, बिकॉज जब आप h को इंचेस में डालेंगे तब आपके पास स्मॉल f किलो पाउंड्स पर इंच में आएगा, ठीक है? तो दिस इज समथिंग जो 2 स्टेप्स में काम हो रहा है। पहला स्टेप ये कि आप h जो भी आपका mm में आ रहा है उसको इंचेस में कन्वर्ट करके इसके अंदर डालें, देन यू विल गेट योर स्मॉल f फॉर यू। जैसे अभी यहाँ पे लेग साइज के लिए डायरेक्टली वैल्यू गिवन होती थी ना, तो लेट्स से कि 1 इंच के लिए वैल्यू गिवन है, अब 5 mm के लिए वैल्यू आ गई, बट दिस इज स्टिल इन किलो पाउंड्स पर इंच, बिकॉज ये टेबल किलो पाउंड्स पर इंच में चल रहा है। फिर ये जो वैल्यू आ गई इसको फिर आपने कन्वर्ट कराना है किलो न्यूटन पर mm में, वो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डायरेक्टली, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली। किलो न्यूटन में जाना है किलो पाउंड से, तो उसका ये फैक्टर है, और mm में जाना है इंचेस से, तो उसका ये फैक्टर है। तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस एंटायर रेशियो, आपके पास ये पूरी चीज किलो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज फिर आप यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली टेबल नहीं यूज कर सकते, टेबल में mm नहीं है, टेबल के स्मॉल f को आपको लेके जाना पड़ेगा SI यूनिट्स। ठीक है, ठीक है। उमर कुछ कह रहे थे बेटा आप? उमर नहीं है अब ऑनलाइन। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर जी सर एग्जांपल 994 में जो नीचे जो एफिशिएंट वो निकाला हुआ है हमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला किए हुए स्टेप, वो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये देखो, एक तो चीज ये 9-4 एग्जांपल जो है ना, उसमें जो ये तीसरा वाला स्टेप है ना, दिस इज रिडंडेंट, इसमें मैं आता हूँ अभी, ठीक है? ये रिडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, बुक में किया तो मैंने बता दिया, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली खामखा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली चीज पे आ जाए जो हमने डिस्कस की थी ना, ये वाली जो स्लाइड है, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू योर वॉन माइसिस स्ट्रेस, ठीक है? अब वॉन माइसिस स्ट्रेस का हमने बोला, वॉन माइसिस स्ट्रेस हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है, बोर्ड्स वाले चैप्टर में, कि ये दिस इज द एंटायर वॉन माइसिस स्ट्रेस। इसके अंदर आपके तीनों नॉर्मल स्ट्रेसेस और तीनों शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अगर किसी सिस्टम के अंदर प्योर टेंशन हो रही है, यानी कि सिंपल बट जॉइंट है, वी ग्रूव बट जॉइंट अगर है, ठीक है, तो उस केस में द ओनली स्ट्रेस यू हैव इज इन टेंशन, एक डायरेक्शन में टेंशन आ रही है, तो आपके पास लेट्स से आपके पास सिर्फ सिग्मा एक्स आ रहा है। सिमिलरली अगर कोई चीज प्योर बेंडिंग में जा रही है तो आपके पास सिर्फ उस चीज के अंदर एक्सियल स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग का स्ट्रेस भी एक्सियल होता है, ठीक है? तो दैट इज आल्सो ओनली सिग्मा एक्स। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आप सिर्फ सिग्मा एक्स डाल देंगे और बाकी सारी चीजों को जीरो कर देंगे, व्हाट यू वुड फाइंड इज कि योर वॉन माइसिस स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? और मैक्सिमम जो सिग्मा एक्स की अलाउबल वैल्यू दैट इज 0.6 SY, तो 0.6 XY डाल दिया। और अगर मैं अपने SY को 0.6 SY जो कि मेरा मैक्सिमम वॉन माइसिस स्ट्रेस बन गया, अब उससे डिवाइड करा दूंगा तो सिग्मा Y कैंसिल्स विद सिग्मा Y, यानी SY कैंसिल्स विद SY, और बाकी जो 1/0.6 बचा है दैट गिव्स यू 1.67। तो जिस भी केस में SY आ रहा है ना डायरेक्टली यहाँ पे, उस केस में दिस इज द मैक्सिमम वॉन माइसिस स्ट्रेस वैल्यू, बिकॉज ये सारे जो है ना नॉर्मल स्ट्रेसेस है, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, ठीक है?
कंप्रेशन में भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है, बेंडिंग में भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है, बेयरिंग में भी कंप्रेशन होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, टेंशन में भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो सब में वॉन मैसेज स्ट्रेस इज इक्वल टू द whatever maximum normal stress you are getting है। सब इन पहले चारों केसेस में ये सेम अप्रोच यूज हो रही है कि योर वॉन मैसेज स्ट्रेस इज इक्वल टू योर नॉर्मल स्ट्रेस। तो आप जब एस वाई को, लेट से मैं दूसरा केस लेता हूँ बेयरिंग का, तो एस वाई को जब मैं 0.9 एस वाई से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास एस वाई से एस वाई कट जाएगा, आई वुड ओनली बी लेफ्ट विद 1 डिवाइडेड बाय 0.9 दैट इज इक्वल टू 1.11। तो इन चारों केसेस में मेरे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये फिक्स्ड है। शेयर में ऐसा नहीं है, बिकॉज शेयर में मेरे जो परमिसिबल स्ट्रेस है, दो मसले, एक तो परमिसिबल स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट एस वाई, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में एस वाई नहीं आएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, तो ये एस वाई और एस यू टी कैंसिल नहीं हो पाएगा, सही है, एक मसला ये आएगा। दूसरा मसला ये है कि मेरे पास शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ रहा, शेयर स्ट्रेस इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर सारे नॉर्मल स्ट्रेसेस 0 हो जाएं और 2 शेयर स्ट्रेस 0 हो जाए, सिर्फ एक शेयर स्ट्रेस बाकी बचे, देन जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वॉन मैसेज स्ट्रेस विल कम आउट टू बी √3 टाइम्स द शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब मैं √3 टाइम्स टाउ मेरा वॉन मैसेज स्ट्रेस बन गया, अगर मैं अपने नॉर्मल इस फॉर्मूले को कंसिडर करूं जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, एस वाई को मैं डिवाइड करा दूं वॉन मैसेज स्ट्रेस से विच इज √3 अपॉन टाउ, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया जिसको मैं जनरल फॉर्मूला कह रहा हूँ ना यहाँ पे। ये फॉर्मूला भी यूज, अब देखो यहाँ पे आके ना शेयर में आपके पास दो चीजें हैं विच यू नीड टू कंसीडर वेरी केयरफुली, इस चीज को ख्याल सुने। दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि सिस्टम का ये शेयर स्ट्रेस है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या मैं आपको बोल दूं सिस्टम का शेयर स्ट्रेस, लेट्स से मैं सेम चीज पाया दूं, सिस्टम का शेयर स्ट्रेस जो है दैट इज 2.1 F और सिस्टम में F अप्लाई हो रहा है 10 किलो न्यूटन, तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप सिस्टम में जो करंट शेयर स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लें। तो जब भी एक्चुअल शेयर स्ट्रेस के लिए मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना होगा, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज देयर कि जब भी सिस्टम के अंदर एक शेयर स्ट्रेस हो, खाली सिर्फ शेयर स्ट्रेस हो, आपको टोटल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता हो, कंबाइंड यानी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को ऐड कराने के बाद जो टोटल बन के आ रहा है ना, ठीक है, वो टोटल शेयर स्ट्रेस की मुझे वैल्यू पता है, तो मैं अपने यील्ड स्ट्रेंथ को सिर्फ डिवाइड करा दूंगा अपने शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय √3 से। √3 किधर से आ रहा है? √3 यहां से आ रहा है, तो दिस √6 डिवाइड बाय √2 बिकम्स √3, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज जनरल, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाउ। अगर मैं आपको कोई भी सिस्टम का टाउ का फंक्शन दे दूं और मैं बोलूं कि इस टाउ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल दें, तो आप जनरल फॉर्मूला यूज कर लें। लेकिन अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना हो सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल, कि इस सिस्टम का मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, दैट मीन्स कि आप मैक्सिमम अलाउबल टाउ की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अलाउबल टाउ ये है। एक तरीका सिंपली ये हो सकता है कि आप सेम चीज करें, यही फॉर्मूला यूज करें और टाउ की जगह पे आप टाउ अलाउबल डाल दें, दैट वर्क्स। तो मैं टाउ को खुद से ये 0.3 SUT रखूं, ठीक है, या फिर मैं 0.4 SY रखूं, डिपेंड करता है मैं किधर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। दिस थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एज वेल। तो देखो अब मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं टाउ अलाउबल निकालूं और मैं टाउ अलाउबल इस फॉर्मूले के अंदर डाल दूं, तो मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस है उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, ठीक। या फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसके अंदर ऑलरेडी 0.3 SUT प्लग इन कर दिया है। जब 0.3 SUT प्लग इन कर दिया तो इसमें मुझे सिर्फ वेल्ड मटेरियल का सिग्मा वाई यानी SY और SUT प्लग इन करना पड़ेगा। मुझे SY और SUT का टेबल गिवन है, तो आई कैन सिंपली पिक दैट SY एंड SUT, और वो मैं इसके अंदर प्लग इन करूंगा तो वेल्ड मटेरियल का मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस के टाइम पे कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो निकल के आ जाएगा, सही। बट दिस सेकंड फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर बेस मटेरियल, ठीक है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये उसके इसके अंदर आपने ये चीज प्लग इन की हुई, ये प्लग इन नहीं किया हुआ आपने।
अगर आपको मैं बोलूं कि मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, लेट्स से कि मैं बोलूं कि बेस मटेरियल में जो टाउ है, दिस इज वैलिड फॉर द बेस मटेरियल, दिस इज वैलिड फॉर द वेल्ड मटेरियल, दिस इज वैलिड फॉर द अटैचमेंट। अब आप निकाल के दें कि तीनों के अंदर क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टीज होंगे, तो आपने ये फॉर्मूला बेस मटेरियल के लिए नहीं यूज करना, बिकॉज इस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी 0.3 SUT यूज हुआ है, विच इज वैलिड ओनली फॉर द वेल्ड मटेरियल। ये चीज में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे बेटा, लेकिन आई डोंट थिंक शुरू होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं जब भी बात करूंगा ना बेस मटेरियल की, तो हम जनरल फॉर्मूला में आ जाएंगे, बिकॉज टाउ अलाउबल की जगह मैं टाउ की जगह टाउ अलाउबल डाल दूंगा, तो मैं ये 0.4 SY, अगर मैं दिस इज माई टाउ अलाउबल, इसको मैं अगर टाउ की जगह प्लग इन कर दूं, देन आई एम गोइंग टू गेट माई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द बेस मटेरियल। और ये देख लो, ये इस तरह निकलेगा कि अगर मैं बोलूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी N इज इक्वल टू SY डिवाइडेड बाय √3, और टाउ अलाउबल कितना है 0.4 SY, तो इट इज 0.4 SY, SY से SY कैंसिल हो गया, तो फॉर द बेस मटेरियल इट इज एक्चुअली फिक्स्ड। ठीक है, तो आई लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस, तो दिस इज 0.577 डिवाइडेड बाय 0.4 टर्न्स आउट टू बी 1.44। ठीक है, तो ये 1.4425 ये वैल्यू निकल के आ रही है बेस मटेरियल की और अटैचमेंट। अब ये फिक्स वैल्यू क्यों है? क्यों है ये फिक्स वैल्यू? क्योंकि सिग्मा वाई यूज हो रहा है आपके अलाउबल स्ट्रेस में। अगर SUT यूज हो रहा होता है तब मटेरियल टू मटेरियल बात चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल का SY और SUT का रेशियो डिफरेंट है। लेकिन जब SY यूज हो रहा होता है तो SY से SY कैंसिल हो गया, तो जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ रहा है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल है। कोई भी मटेरियल लेंगे आप बेस का, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रहेगा। ठीक है, डू यू गेट दिस पॉइंट? इस पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है किसी को? अगर मसला है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो कोई और सवाल पूछ लो, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स। सही है, अगर यही बात हुई ना कि अगर इन टर्म ऑफ F गिवन है शेयर स्ट्रेस, हमें इसमें डाल कर और F डाल कर निकाल लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप एग्जैक्टली आपको टाउ निकालना पड़ेगा। देखें, अगर आपको मैं टाउ दे दूं ना, लेट से मैं आपको टाउ ये भी नहीं देता, मैं आपको बोलता हूँ सिस्टम का टाउ जो है ना, द टाउ इन द सिस्टम इज 10 मेगापास्कल्स, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, या 50 मेगापास्कल, कुछ भी बोल देता हूँ। आई डोंट इवन नो कि वेदर दिस वुड बी गिव यू अ रीजनेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और नॉट, बट ठीक है, बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। तो आप मैक्सिमम अलाउड वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ये वाला फॉर्मूला फिर आप यूज नहीं कर सकते, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये तो मैक्सिमम अलाउड के लिए है ना, आप फिर जनरल फॉर्मूला यूज करें। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब आप मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस की कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें। ठीक, सही 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 सही। और सही है। SY अपॉन SUT वाला जो मैक्सिमम के लिए वो सिर्फ वेल्ड मटेरियल के यूज कर सकते हैं हम। ये अगर सिर्फ हम वेल्ड इसको ही मटेरियल चाहते तो हम के, वेल्ड मटेरियल के यूज कर सही। सकते। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सही हो गया मामला, और कोई चीज तो नहीं है? नो सर। ठीक हो गया। तुम लोगों की असाइनमेंट 2 यार मैं ग्रेड करके डाल दूंगा। बोलो बोलो बोलो, गो अहेड। सर ये 0.3 और 0.4 Okay, can you please go ahead and say some again? मुझे समझ में नहीं आया whatever you were saying. सर ये 0.3 और 0.4 वाली बात जो है ना, ये फिर बताते सर आप, ये कहाँ पे यूज होंगे? Okay, 0.3 SUT और 0.4 सही सही, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो बेटा, the point is कि 0.3 SUT is there for the base material, ठीक है, और जो आपका 0.4 SY है, this is valid for the base material. This formula is only for weld. बाकी जो फॉर्मूले है ना ऊपर वाली, ये वेल्ड के लिए भी हैं और बेस मटेरियल के लिए भी, बट शेयर में वेल्ड मटेरियल का फॉर्मूला और बेस मटेरियल का फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो दिस इज वैलिड फॉर द बेस मटेरियल एंड द अटैचमेंट, एंड दिस टॉप वन इज वैलिड फॉर ओनली द वेल्ड मटेरियल। सही है,
तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किसमें shear stress की अलाउबल वैल्यू निकाल रहे हैं, आप बेस में निकाल रहे हैं या आप वेल्ड में निकाल रहे हैं, तो दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके सर। अगर आप टेंशन की बात कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला वैलिड है, टेंशन की बात कर रहे हैं तो SY, अगर बेस का देख रहे हैं तो बेस मटेरियल का SY यूज कर लेंगे, अगर वेल्ड का देख रहे हैं तो वेल्ड मटेरियल का SY यूज कर लेंगे। लेकिन जब मैं शेयर में आऊंगा तो मुझे फॉर्मूला भी डिफरेंट है, सिर्फ प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं है, फॉर्मूला भी डिफरेंट, ये बात हो रही ठीक। सर पेपर के वाले से बता दे पैटर्न क्या है आपका। यार लाइकली 3 क्वेश्चंस होंगे बड़े, ठीक है, सही। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप के क्विजेस वगैरह में आते हैं ना, यू गाइस हैव, मतलब अब तो आइडिया हो गया तो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल्स लाइक 2 स्टेप न्यूमेरिकल्स, उस टाइप की चीजें होंगी, 2 3 4 शायद सर ऐसे एक चीज पूछनी है सर पेपर के बारे में। जी सही। पूछे। सर ये हमारे पास जो विंडो होगी ये कितनी बड़ी होगी, मतलब जैसे 9 भाई to 12 जो का पेपर है, रिक्वायरमेंट कभी है, बीच में जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइट ने, चली जाती है। मैं समझ गया, यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि फॉर एनी एग्जाम ड्यूरेशन टी, आपको T+2 आवर्स की विंडो देनी पड़ेगी। तो अगर मैं 2 घंटे का एग्जाम बनाऊंगा तो मुझे 4 घंटे की विंडो देनी है, अगर मैं 3 घंटे का पेपर बनाऊंगा तो मुझे 5 घंटे की विंडो देनी। अगर किसी का पेपर इससे भी ज्यादा आगे चले जाते हैं, लेट्स से उसका इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो गया कि ही स्टिल कांट डू इन दिस विंडो, उसके लिए फिर ये होगा कि उसके लिए स्पेशल परमिशन देके उसके लिए विंडो को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बट उसकी फिर स्क्रूटनी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी स्क्रूटनी थोड़ी ज्यादा होगी इन द सेंस कि उसको फिर शायद वो पेपर से रिलेटेड कोई छोटा सा वाइवा पेपर से रिलेटेड चीजों का देना पड़ जाए, जस्ट टू मेक श्योर कि उसने खुद किया, बिकॉज उसके पास बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन आ गया, ये वाली चीज है। अच्छा, इसके लिए ये नहीं करिएगा कि आपको अगर मैं 5 घंटे की विंडो दे रहा हूँ तो आप 2 घंटा लेट पेपर शुरू कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि सर मेरी तो लाइट चली गई तो मेरे आप टाइम बढ़ाएं। ये आपको 5 घंटे का मार्जिन इसलिए दिया गया कि अगर 9 बजे से पेपर शुरू हो रहा है तो 9 बजे से लेके 2 बजे तक की विंडो है आपके पास। आप 11 बजे पेपर नहीं शुरू करेंगे, आप 9 बजे पेपर शुरू करेंगे ताकि आपके पास 2 घंटे का मार्जिन आपको मिले। अगर आप किसी भी पॉइंट पे इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, LMS के पर आपका टाइमर रुक जाएगा। तो अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो आपका LMS के ऊपर काउंटर रुक जाएगा टाइमर। तो ऐसे नहीं होगा कि आपका टाइम बढ़ रहा है। लेट्स से आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपकी लाइट चली गई, आप क्वेश्चन 1 कंप्लीट करके व्हेन यू जॉइन बैक आपका टाइमर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो। बट डोंट मिसयूज दिस थिंग, बिकॉज ये पूरा लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजों का लॉक क्रिएट हो रहा है कि कब आप ऑफ हो रहे हैं, कब ऑन हो रहे हैं, कब ऑफ हो रहे हैं, कब ऑन हो रहे हैं। तो ये हैबिचुअली ये नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन देखा फिर कम इंटरनेट बंद कर दिया, वो ट्रैक हो जाएगा बहुत इजीली, पूरा लॉग हम लोगों को जनरेट करके मिलेगा, सही है। डोंट मिसयूज दिस थिंग, बट दिस थिंग इज देयर टू हेल्प यू आउट। किसी की अगर जेन्युइनली लाइट चली गई उसका टाइम अफेक्ट नहीं होगा उस 5 घंटे सर के। आप कितनी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? स्टार्ट 15 मिनट से लेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या 5-10 मिनट्स लेट स्टार्ट किया? बेटा देखो, तुम 5 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई इशू नहीं है, बट देखो पेपर से पहले वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर। 15 मिनट पहले आई एम गोइंग टू कम ऑनलाइन ऑन जूम, ठीक है, जिसमें वी कैन बेसिकली डिस्कस के किस टाइप का पेपर तुम लोग एक्सपेक्ट करो, कितने क्वेश्चन और टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड ना, कि तुम लोग को 3 सवालों में तकरीबन कितनी देर लगेगी, तो प्लान कैसे करो। बट तुम लोग को पता, मैं अभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना टेंटेटिवली कि 3 बड़े सवाल आएंगे, उस टाइम पे मैं तुम लोग को डेफिनेटली बता दूंगा कि 3 बड़े सवाल हैं, 3 छोटे सवाल हैं, या 3-4 छोटे सवाल हैं, इस टाइप की चीज, ताकि तुम लोगों को फॉर एग्जांपल एक बड़ा सवाल किसी का पहले आ गया तो ही कैन एक्सपेक्ट कि हमें 2 बड़े सवाल भी बाकी हैं।